नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी शरण। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शरण। रोते रोते शर्माइन की हिचकी बंध गई थी। उनके दुख से एक बारगी बिमला जी का मन भी भीग उठा। हालांकि वह जानती थी कि रोने का कारण एकदम बचकाना था। आज फिर गोविंद जी के भोग से पहले लोगों ने खाना जुठार दिया था। कुछ कहने जाओ तो बहुत चढ़ बैठती है। अब 12 बजे तक ठाकुर जी का भोग न लगे तो क्या आपके बेटे को भूखा ही दफ्तर भेज दूं? बच्चे क्या रोज़ डबल रोटी खाकर स्कूल जाएंगे? बहन जी, बिमला जी ने सांत्वना के स्वर में कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि अपना पूजा पाठ अब अपने तक ही रखिए। आजकल ना तो किसी को इन चीज़ों में श्रद्धा रही है, न किसी के पास इतनी फुर्सत है। आप देखती तो हैं सुबह से कैसी भागम भाग मची रहती है। शहर में तो सारे कायदे ही उलट पुलट हो जाते हैं। हड़बड़ी में किसी को नहाने का भी होश नहीं रहता, ऐसे ही रसोई में घुस जाती हैं। अब ऐसे खाने का आप क्या भोग लगाएंगी? तुम ठीक कहती हो बहना, जब से तुमने समझाया है हम भी अब घर में टंटा बखेड़ा नहीं करती। बस अपनी परसी थाली का भोग लगाकर हाथ जोड़ लेती हैं कि लो, जैसा तुम खवा रहे हो हम खा रही हैं, हमारे संग तुम भी खाओ। पर बहन, आज तो शरद पूनो थी। उनका स्वर फिर रुआंसा हो गया। आज हम खुद रसोई में घुसी थी। अपने कन्हैया के लाने हमने खीर बनाई थी। हमें कौन पता था कि मरा दफ्तर आज भी लगेगा, स्कूल की छुट्टी नहीं होगी। नहीं तो हम तड़के ही उठकर बना देती। कहते कहते फिर वे सिसक पड़ी। विमला जी ने उन्हें चुप कराने का प्रयास नहीं किया, शांत भाव से उन्हें देखती रहीं। सोचा जी भर कर रो लेंगी तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। घर पर तो शायद खुलकर रोना भी मुहाल होगा। जब उनकी रुलाई का आवेग कुछ कम हुआ तो विमला जी ने सांत्वना के स्वर में कहा, बहन जी अब सब्र कीजिए। बस यही समझ लीजिए कि चलते फिरते बाल गोपालों ने आपकी खीर का भोग लगाया है। सच कहूँ बहन, यह सारा फैलाव तो हम अपनी तृप्ति के लिए करते हैं, नहीं तो भगवान क्या हमारी कटोरी भर खीर के भूखे हैं? अरे वे तो भाव के भूखे हैं, अंतर्यामी हैं वे, आपकी पीड़ा को समझते हैं। इसलिए अब आप यह सोच अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, तभी संतोष मिलेगा। वाह बहन, धन्य हो। इसीलिए तो हम भागी भागी यहाँ आती हैं। घड़ी खांड तुम्हारे पास बैठ लेती हैं, ध्यान ज्ञान की बातें सुन लेती हैं तो बड़ी शांति मिलती है, सारा दुख बिसर जाता है। अपनी प्रशंसा से पुलकित तो हुई बिमला जी, पर उन्होंने अपनी गंभीरता बनाए रखी। बोली, अच्छा यह बताइए, आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? देखिए, आप अगर भूख हड़ताल करेंगी तो आपके घर भीतर बैठे भगवान भी भूखे रह जाएंगे। वह क्या आपको अच्छा लगेगा? ना बहन, अब हम वैसा गुस्सा नहीं करती। न भूखी रहती हैं, न खटपाटी लेकर पड़ती हैं। क्या फ़ायदा? न किसी को हमारे रूठने की परवाह है, न मनाने की फुर्सत है। अपना खून और जलता है। यह हुई ना समझदारी की बात। विमला जी ने उन्हें शाबाशी देते हुए कहा, चलिए अब घर चलते हैं। उनका बहुत मन था कि शर्माइन को थोड़ी देर के लिए अपने घर ले चलें, थोड़ा प्रकृतिस्थ हो लेंगी, पर साहस नहीं हुआ। पता नहीं बहू को अच्छा लगे न लगे। बेटे के विचार तो उस दिन जान चुकी हैं। उस दिन वे लोग इसी तरह मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में समीर मिल गया, दफ्तर से लौट रहा था। माँ को देखते ही उसने गाड़ी रुकवाई, आदर सहित दोनों महिलाओं को जीप में बिठाया। शर्माइन का घर आते ही उसने खुद उतरकर उनके पीछे का दरवाज़ा खोला, गेट तक उन्हें छोड़ने गया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। बिमला जी तो गदगद हो गईं। सुशील और विनम्र बेटा हो तो हर माँ के अभिमान का बिंदु होता है, पर उनका यह सारा अभिमान घर में पांव रखते ही चूर चूर हो गया। सोफे पर बैठकर जूते खोलते हुए समीर ने कहा था, मम्मी इस बुढ़िया को ज़्यादा मुंह न लगाया करो, बड़ी चैंटू है। वे सन्न रह गईं।
समीर ऐसी भाषा बोल सकता है? उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। लगा कि उनके संस्कारों में ज़रूर कहीं खोट रह गया है। लगा जैसे उनकी सारी साधना विफल हो गई है। कसैले स्वर में बोली, बूढ़ी तो बेटा मैं भी हूँ। कल को मेरे लिए कोई ऐसी बात कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कट कर रह गया समीर। फिर अपनी सफाई सी देता हुआ बोला, मैं तो यह कह रहा था मम्मी कि आपका उनका कोई मुकाबला नहीं है, बेकार में बोर होंगी। ऐसा है बेटा, आदमी को हर हाल में एक हम उम्र साथी की तलाश होती है। बुढ़ापे में तो ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। और मुझे क्या, 2 घड़ी बातें ही तो करनी हैं, कोई डिग्रियों की नुमाइश थोड़े ही लगानी है। समीर ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि अब से वे समीर से रास्ते में नहीं टकराएंगी। जिंदगी भर घड़ी बांधती रही हैं, समय का इतना ध्यान तो वह रख ही सकती हैं। वैसे समीर ने ठीक ही कहा था, उनका और शर्माइन का कहीं कोई मुकाबला नहीं था, कोई साम्य नहीं था दोनों में। शर्माइन बेचारी सीधी सादी मिडिल फेल घरेलू महिला थी, जो जबरन वानप्रस्थ में ठेल दी गई थी। उनके मन प्राण अब भी घर गृहस्थी में ही बसते थे और बिमला जी की उम्र का एक लंबा दौर प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बीता था। सेवानिवृत्ति के बाद वे मजबूरन बेटे की गृहस्थी में आ गई हैं, पर न उनका घर में मन रमता है, न बाहर जाने की इच्छा होती है। हमेशा से वे ऐसी नहीं थीं। एक समय था जब उन्हें भी घर गृहस्थी का शौक था। वे भी पति और बच्चों के लिए नाश्ता बनाती थीं, स्वेटर बुनती थीं। उन्हें भी बड़ियाँ तोड़ना, अचार बनाना और पड़ोसन से गप्पे लड़ाना आता था। मेहंदी महावर लगाकर बुलौओं में जाना, बनने और सोहर गाना उन्हें अच्छा लगता था। पर विधाता को ही यह मंजूर नहीं था। एक पल में ही उनका यह सुख छिन गया और दोनों बच्चों के साथ उन्हें भाई की गृहस्थी में आश्रय खोजना पड़ा। अपनी गृहस्थी के खट्टे मीठे अनुभवों का स्वाद वे भूल गईं। भाभी के कड़वे बोल ही याद रह गए। अपमान सहना उनकी फितरत में नहीं था। सोच लिया कि जब तक बच्चों को अपनी छत नहीं दे देंगी, सांस नहीं लेंगी। और सचमुच वे एक पल भी चैन से नहीं बैठीं। सुबह शाम किताबों से जूझती, दोपहर में एक फटीचर स्कूल में पढ़ाती। इसी हाल में उन्होंने बीए किया, बीएड किया, एमए की डिग्री हासिल की। फिर कस्बे की ही सही, पर अच्छी सी नौकरी पाने के बाद ही उन्होंने दम लिया। इस आपाधापी में पूजा पाठ का कभी समय ही नहीं मिला। संकट की उन घड़ियों में तो ईश्वर से आस्था ही उठ गई थी। हाँ, क्वार्टर मिलने के बाद उन्होंने घर में 2 फोटो लगा लिए थे, एक राम पंचायत और एक बच्चों के पिता का। खुद तो शायद ही हाथ कभी जोड़ती हूँ, पर सुबह शाम अगरबत्ती ज़रूर जला देती थी, ताकि घर में एक सात्विक वातावरण बना रहे, बच्चों के मन में भगवान का डर और पिता की याद बनी रहे। समीर की शादी के बाद वे दोनों तस्वीरें उन्होंने समीर को दे दी थी। फिर वे उस ओढ़ी हुई औपचारिकता से भी मुक्त हो गई थी। इसीलिए जब यहाँ आकर उन्होंने नियम से मंदिर जाना शुरू किया तो समीर को बहुत आश्चर्य हुआ। नेहा ने लेकिन इसे बड़े सामान्य ढंग से लिया। बोली, अरे इस उम्र में सभी को भगवान याद आते हैं, आपकी मम्मी कोई दुनिया से अलग हैं? पर समीर जानता है कि मम्मी किस मिट्टी की बनी हुई हैं। वह सचमुच दुनिया से अलग हैं। वह पत्नी की बात पर विश्वास नहीं करता, पर बहस भी नहीं करता। अच्छा ही है जो समीर बहस नहीं करता, नहीं तो किसी दिन कारण तक पहुंच ही जाएगा। और कारण ऐसा है कि बिमला जी को सोचते हुए भी शर्म आती है। 3 बजते हैं और उनके पेट में मरोड़ सी उठने लगती है। मन चाय के लिए व्याकुल हो उठता है। कौन विश्वास करेगा कि अपनी तलब को भुलाने के लिए ही वे मंदिर की ओर भागती हैं। उन्हें अपना वह छोटा सा पर सुसज्जित ऑफिस याद आता है। घड़ी की सुई 3 पर होती और जमुना मेज पर चाय रख जाती। कभी उसे आवाज़ देकर याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस समय अगर कोई बाहर वाला बैठा होता तो उसके लिए भी बिना कहे चाय आ जाती। लेकिन स्टाफ के लोग उस समय वहाँ झांकते भी नहीं थे। सब जानते थे कि ये मैडम का टी टाइम है, इसमें कभी व्यतिक्रम नहीं हुआ। सुषमा जब तक थी बनाकर देती थी। उसकी शादी के बाद कालीचरण ने यह काम संभाल लिया। कालीचरण उनके घर का पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर सब कुछ था।
रिटायरमेंट के बाद वे जब राजपुर से चलने लगी थीं तो जमुना और कालीचरण कितना रोए थे। यूँ तो सारा स्टाफ, सभी छात्राएं रोई थीं, पर ये दोनों तो किसी से संभल ही नहीं रहे थे। बिलख बिलख कर कह रहे थे, अरे हमारी तो माँ जा रही हैं, हमें रोने भी नहीं दोगे क्या? अब यहाँ आकर सब सपना सा लगता है। माँ बिछोड़ने पर कौन इतना रोता है आजकल? वह तो कोई और ही रिश्ता था। दुख तो उन्हें भी हुआ था। अपनी बसाई हुई दुनिया छोड़ते किसे दुख नहीं होता। खुशी की बात यही थी कि समीर और नेहा स्वयं उन्हें लिवाने पहुंच गए थे। यहाँ पहुंचने के बाद भी बहू 3-4 दिन तक काम पर नहीं गई। उसे मालूम था कि इतने व्यस्त जीवन के बाद यह अकेला घर मम्मी जी पर भारी पड़ेगा। मानसिक रूप से सेटल होने में तो उन्हें शायद साल भर लग जाएगा। तब उन्होंने ही नेहा से कहा था, तुम अपनी छुट्टियां क्यों जाया करती हो, मैं एडजस्ट कर लूँगी। नेहा शायद उनकी अनुज्ञा की बाट ही जो रही थी। दूसरे ही दिन वह पति के साथ चल पड़ी। घर में रह गई बिमला जी, 2 साल का उदित और उसकी आया रामबाई। उनसे तो अकेले खाना भी न खाया गया। 1 बजे प्राची स्कूल से लौटी, तब जाकर घर में ज़रा रौनक हुई। 3 बजे चाय की तलब हुई। रामबाई को आवाज़ दी, बाई चाय बना लेती हो? जी हम तो खाना भी बना लेते हैं। तो 1 कप बढ़िया सी चाय तो बनाओ, शक्कर ज़रा कम। रामबाई ने उत्साहित होकर चाय बनाई, बाकायदा ट्रे में रखकर पेश की। जी खुश हो गया। 3-4 दिन तक यह क्रम चलता रहा। घड़ी का कांटा 3 पर होता और रामबाई चाय हाजिर कर देती। मन प्रसन्न हो जाता। रिटायरमेंट का सारा मलाल धुल जाता। फिर अचानक एक दिन सुबह चाय पीते हुए नेहा ने पूछ लिया, मम्मी जी आप आया को रोज चाय देती हैं? प्राची बता रही थी। वे तो स्तब्ध रह गईं। यह 5 साल की छुटकी जासूसी भी करती है और नेहा उसे डांटने की बजाय शह दे रही है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त करते हुए कहा, नेहा चाय मैं उसे नहीं देती बल्कि वह मुझे देती है। हाँ लेकिन आपके लिए बनाने के बहाने खुद भी पीती है। पीती होगी, ये लोग क्या नाप कर बनाती हैं, थोड़ी बहुत तो बच ही जाती है। नहीं मम्मी जी, वह जानबूझकर ज़्यादा बनाती होगी, बहुत चंट है वो। दरअसल मम्मी जी हम उसे सूखे 300 देते हैं, चाय की बोली नहीं है। एक बार आदत पड़ जाएगी तो क्या, आप नहीं होंगी तब भी वह बनाकर पी लिया करेगी। मैं नहीं होंगी मतलब? मुझे कहाँ भेज रही हो नेहा? नेहा एकदम सकपका गई। समीर भी उसे आग्नेय नेत्रों से घूरने लगा। उन्होंने जल्दी से उस प्रसंग को समेटते हुए कहा, ठीक है अब से मैं खुद बना लिया करूँगी। अभी ये सामने रखी चाय तो खत्म करो। सुबह उन्होंने प्रसंग तो समाप्त कर दिया, पर समस्या तो वहीं की वहीं रही। 3 बजने को हुए और वे चुपचाप किचन में चली गईं। उन्हें चाय बनाते देख रामबाई तो पानी पानी हो गई। मम्मी जी हमें आवाज़ दे ली होती, मुन्ना को सुला के हम आते ही हते। उन्होंने चाय छानी, नाप कर ही बनाई थी। 1 कप भी पूरा नहीं भर सका। उन्होंने रामबाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में छलकती आशा उन्हें भीतर तक चीर गई। छी, अपने ही घर में चोरी से छुप छुप कर पीना उनसे नहीं हो सकेगा। इससे तो अच्छा यही है कि 1 कप चाय के लिए वे भी तरसें, उसे भी तरसाएं। उस दिन पहली बार उन्हें अपने रिटायरमेंट का झटका महसूस हुआ। दूसरे दिन 3 बजते ही वे बाहर निकल पड़ी। कॉलोनी के सिरे पर मुरली मनोहर का छोटा सा मंदिर है। निरुद्देश घूमते हुए वहीं पहुंच गईं। शर्माइन से पहली मुलाकात उसी दिन हुई थी। पता चला कि वे भी इसी कॉलोनी में रहती हैं। यह भी मालूम हुआ कि वे भी अपने बेटे के पास रहती हैं। शर्माइन के लिए परिचय का इतना सूत्र काफ़ी था। उसे पकड़कर वे जो शुरू हुई तो बोलती ही चली गईं। बोलते बोलते कब वे रोने लगीं पता ही नहीं चला। उनके दुखों की बाढ़ में बिमला जी की अपनी पीड़ा मन की तलहटी में चली गई। पहली ही मुलाकात में घर का चिट्ठा खोलने वाली उस स्त्री के प्रति उन्हें वितृष्णा भी हुई, पर सहानुभूति का पड़ला भारी रहा। फिर तो यह रोज का क्रम हो गया। अनपढ़ और गंवार होने का एक फ़ायदा है, ऐसे लोगों को दुख छिपाने का नाटक नहीं करना पड़ता।
शर्माइन तो अपने साथ आंसुओं का अक्षय कोष लेकर चलती थीं। बच्चों की तरह रोती थी। फिर बिमला जी उन्हें औपचारिक सांत्वना देती थीं, स्थिति से समझौता करने की सलाह देती थीं, कर्मकांड की व्यर्थता समझाती थी, भक्ति तत्व के सिद्धांत सुनाती थी। वे खुद हैरान थीं कि इतना ज्ञानामृत उन्होंने कहाँ से इकट्ठा कर लिया। शायद जीवन का अविरल संघर्ष ही उन्हें दार्शनिक बना गया था। जो भी हो, शर्माइन तो उन्हें गुरु मानकर पूजने लगी थी। इस चक्कर में 3 बजे की चाय कब छूट गई पता ही नहीं चला। एक दिन रविवार की दोपहर को समीर खुद उनके लिए चाय बनाकर लाया तो उन्होंने निग्रहपूर्वक मना कर दिया। आपने चाय छोड़ दी? क्या बात करती हैं? कोशिश कर रही हूँ रे। आजकल डॉक्टर लोग कम पीने की सलाह देते हैं ना। समीर ने फिर जिद नहीं की। नेहा ने एकाएक पैर छुए तो वे चौंक पड़ी। देखा, नेहा नई नकोर साड़ी पहने हैं, वही जिस पर कल खड़े खड़े फॉल लगवा लाई थी। उसे ढेरों आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने पूछा, कहीं जाने की तैयारी है? हाँ मम्मी जी, हम लोग कंसर्ट में जा रहे हैं। आप बच्चों को देख लेंगी ना? वैसे 8 बजे तक तो रामबाई रह जाएगी, बस 1 आध घंटे का सवाल रह जाएगा। उन्हें उत्तर देने में थोड़ा विलम्ब लगा। बच्चों को संभालने की अभी आदत नहीं पड़ी है, जी घबराता है। उनकी चुप्पी का समीर ने पता नहीं क्या मतलब लगाया। बोला, मम्मी आप चलेंगी? शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन है, आप तो उनकी फ़ैन है ना। एक क्षण को उनका भी मन ललचा गया। रेडियो पर, रिकॉर्ड प्लेयर पर तो कई बार सुना है, पर सामने बैठकर सुनने का आनंद ही कुछ और है। पर उन्होंने देखा नेहा के चेहरे की रेखाएं खींचने लगी थी, इसीलिए अपने को जब्त करके बोली, नहीं रे, अब तो 2-3 घंटे एक जगह बैठने की ताकत नहीं रही। वैसे अब टीवी पर सबको देख ही लेती हूँ, उतना साफ तो हॉल में भी क्या दिखेगा। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया, पति पत्नी दोनों ने राहत की सांस ली है। मतलब समीर का अनुरोध भी औपचारिक था। ऐन वक्त पर उमड़ी सदा शैता थी वह, नहीं तो क्या पहले से नहीं कह सकता था? मम्मी जी, नेहा मिश्री घुले स्वर में बोली, आप खाने के लिए मत रुकिएगा, हमें देर लग जाएगी। तभी कपूर लोग आ गए जिनकी प्रतीक्षा हो रही थी। समीर की गाड़ी में ही जा रहे थे सब। आपने बच्चों का क्या इंतजाम किया? मिसेस कपूर पूछ रही थी। मदर इन लॉ है ना, नेहा ने दर्प के साथ उत्तर दिया। यू आर लक्की यार, हमारे साथ तो साली बड़ी प्रॉब्लम है। जानती हैं, मिनी को पड़ोस में छोड़कर आए हैं। उन्हें झुरझुरी हो आई। लड़कियों का यार कहना उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा। साला तो उन्हें समीर के मुंह से भी सुनना गवारा नहीं था। समीर जब हॉस्टल से पहली बार लौटा था तो इतना भुनभुनाया था बहन के पास, ढंग की 4 गालियां नहीं आती मुझे। सीनियर्स सब गर्ली कहकर चिढ़ाते हैं। मतलब पुरुष हैं तो उन्हें गालियां ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन जब अकेली औरत बच्चों को पालती है तो वह बाकी सब कुछ कर सकती है, बेटे को मर्दाने तेवर नहीं सिखा सकती। अब तो खैर भाषा से स्त्री पुरुष का भेद ही मिट गया है। शिव कुमार शर्मा कितने हैंडसम है ना, नेहा चिहुक रही थी। मैडम, हम उन्हें सुनने जा रहे हैं, देखने नहीं। समीर ने टोका तो नेहा मुट्ठी तानकर उसकी ओर लपकी। यू जेलस बूट। फिर सास की उपस्थिति का ख्याल आते ही सहम कर चुप हो गई। उन्होंने सारे प्रसंग को अनदेखा अनसुना करते हुए कहा, अब तुम लोग घड़ी की ओर भी तो देखो, 6:45 तो यहीं हो गए हैं। वे लोग हड़बड़ाकर उठे। थोड़ी देर में हॉल खाली हो गया। वे कुछ देर तक तो वहीं बैठी रहीं, शोकेस में सजी समीर की पुस्तकें और कैसेट्स देखती रहीं। उन्हें खुशी हुई कि इतनी जानलेवा नौकरी के बावजूद समीर में सांस्कृतिक चेतना कायम है। अच्छे और बुरे की पहचान है उसमें। बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए उन्होंने जितना श्रम किया था, समीर ने उन्हें व्यर्थ नहीं होने दिया। कस्बे में रहते हुए भी वे हमेशा जागरूक रहीं कि उनके बच्चे देहाती या गंवार न कहलाएं। पता नहीं कहाँ कहाँ से किताबें मंगवाती थीं। पति के ज़माने का एक रिकॉर्ड प्लेयर था घर में, उनके लिए अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स खरीदती थी। समीर को क्रिकेट की महंगी किट खरीद कर दी थी। सुषमा बैडमिंटन खेलती थी। दोनों बच्चों के लिए इंग्लिश कन्वर्सेशन की, सितार की, तबले की ट्यूशन लगवा रखी थी।
सुषमा तो अब अपनी गृहस्थी में ऐसी रच बस गई है कि रोज का अखबार तक पलट कर नहीं देखती, बस दिन भर वीसीआर में पिक्चरें देखती रहती है। पर समीर अब भी साहित्य से, संगीत से जुड़ा हुआ है। वह नेहा को भी अपने रंग में रंगना चाहता है। नेहा भी प्रेम से उसके साथ हर जगह जाती है, पर उसके लिए हर कार्यक्रम का मतलब है नई साड़ी का उद्घाटन। रात 8 बजे उदित को सुलाकर रामबाई घर चली गई। उसके बाद दादी और पोती खाना खाने बैठी। दादी माँ, हमें हलवा चाहिए। प्राची को सुबह शाम गाजर का हलवा चाहिए। उसकी माँ ने इसीलिए ढेर सारा बना कर रखा है, पर दादी उसे दोपहर को खाने नहीं देती। उस समय बाहर बरामदे में रामबाई अपना एल्युमिनियम का टिफ़िन खोलकर बैठी होती है। उसके खाने का वे 2-4 बार नज़ारा कर चुकी हैं, पर अचार की एक फाँक देने का भी उन्हें साहस नहीं होता। बहू ने जता रखा है कि सूखी तनख्वाह की बोली है, खाने का ठहराव नहीं है, आप आदत मत बिगाड़िए। इसीलिए वे दोपहर को प्राची को हलवा नहीं देती, मन ही नहीं होता। रात के खाने में लेकिन रोज ही वह स्वीट डिश की तरह सामने आता है। अक्सर ही वे मना कर देती हैं। नेहा बुरा सा मुंह बना लेती है तो समीर समझाता है, दरअसल मम्मी को फ्रिज में रखी चीज़ें खाने की आदत नहीं है ना, पर असली कारण तो वह नहीं जानता। वे शायद उसे बताएंगी भी नहीं, पर खुद उस प्रसंग को भूल नहीं पाती हैं। अभी 5-6 दिन पहले की ही तो बात है। उदित का जन्मदिन था, काफ़ी लोगों का खाना था। उसके लिए मेहनत और तैयारी भी काफ़ी करनी पड़ी थी। रामबाई को भी अपने ठहराव से ज़्यादा काम करना पड़ा था। टेंट हाउस से मंगवाए हुए बर्तन धोना, हॉल के जाले साफ करना, फर्नीचर खिसकाना, सब में उसने हाथ बटाया था। गाजर तो पूरी 5 किलो उसी ने किसी थी। विमला जी की इच्छा थी कि कम से कम उदित के जन्मदिन पर उदित की आया टिफ़िन साथ न लाए, पर उन्होंने बहू के निज़ाम में दखलंदाजी करना ठीक नहीं समझा। सोच लिया कि रात को मिठाई के साथ अपनी ओर से कुछ इनाम दे देंगी। रात जब गहराने लगी तो उसने घर जाने की अनुज्ञा मांगी। खाना खाने के बाद मेहमान गपशप में व्यस्त थे, इसलिए उसे विदा करने के लिए वे खुद ही उठीं। पर नेहा भी जैसे जायज़ा लेने के लिए उनके पीछे रसोई में आ पहुंची। थाली देखकर बोली, मम्मी जी, इतना सारा वो खा थोड़े ही पाएगी। वह घर जाएगी, बच्चों को छोड़कर ये सब उसके गले से यहाँ उतरेगा भी, उन्होंने कहा। पर जैसे ही वे हाथ धोने के लिए सिंक पर गई, उन्होंने देखा कि नेहा ने 2 रसगुल्ले और 2 दही बड़े उठा लिए हैं। गाजर के हलवे की तो पूरी कटोरी ही उठा ली है। बहुत अपमानित सब महसूस हुआ उन्हें। मन हुआ कह दें, नेहा, कम से कम गाजर के हलवे पर तो उसका हक बनता ही है, चाहो तो मेरे हिस्से का दे दो। पर इतनी ओछी बात वे कह नहीं पाईं, लेकिन फांस सी गड़ गई मन में। हलवा देखती हैं तो सारा प्रसंग याद आ जाता है। उस रात नेहा ने उन्हें एक और धक्का दिया था। पार्टी बहुत ही कामयाब रही थी। वे थक कर चूर हो गई थीं, पर मन खुशी से उमग रहा था। दिन भर लगकर उन्होंने जो चीज़ें बनाई थी वे सबको बहुत पसंद आई थीं। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। नेहा भी गर्व से सबके पास सास का बखान कर रही थी, भाई अपन ने तो सिर्फ केक बनाया है, बाकी सब कुछ तो मम्मी जी ने बनाया है। लोग उन्हें श्रद्धा से, प्रशंसा से देख रहे थे, तारीफों के पुल बांधते प्रश्नों की झड़ी लगा रहे थे। ये गाजर का हलवा कैसे बनाया जी? हमको सिखाना, साहब को बहुत अच्छा लगता है। आंटी, आपके दही बड़े इतने सॉफ्ट कैसे बने हैं? हमारे तो एकदम कड़े हो जाते हैं। आंटी, आप तो हमारी मैडम को रसगुल्लों का ट्रेड सीक्रेट बताइए। ये बनाती हैं तो उन्हें सरौते से काटना पड़ता है। नेहा, मैं तो तुम्हारी अचार वाली बरनी ही उठा कर ले जाऊंगी, तुम माँ जी से दोबारा डलवा लेना। रात को बिखरा घर समेटते हुए भी वह प्रशंसा भरे वाक्य याद आ रहे थे। वे खुश थीं कि उनके हाथ का स्वाद अब भी बरकरार है। बच्चे जब से बाहर निकल गए थे, उन्होंने रसोई में जाना ही छोड़ दिया था। कालीचरण जैसी कच्ची पक्की बनाता खा लेती थी, लेकिन जब भी बनाने का मौका आया, उनके भीतर जैसे अन्नपूर्णा का संचार हो जाता था। अपनी इस क्षमता का आज फिर उन्हें प्रमाण मिल गया था। डोंगे बार बार खाली हो रहे थे और वे उत्साह से उन्हें नए सिरे से भर भर कर ला रही थीं।
इस उम्र में भी उनकी चुस्ती और स्फूर्ति देखकर लोग आश्चर्य कर रहे थे। नेहा उनका हाथ बटाने आई तो उन्होंने कहा, यह तो मैं कर लूँगी, तुम किचन में देख लो। कौन सा बर्तन किस में खाली करना है, क्या फ्रिज में रखना है, क्या अलमारी में, यह सब मेरी समझ में नहीं आएगा। रखने को अब बचा ही क्या है, बस एक हलवा भर है। उनके कान खड़े हो गए। नेहा के स्वर में कहीं आक्षेप की गंध तो नहीं है? क्या उनका मनोहार कर कर के खिलाना उसे अच्छा नहीं लगा? पर उन्होंने प्रयत्नपूर्वक यह विचार झटक दिया और कहा, अगर कुछ नहीं बचा है तो यह तो खुशी की बात है। मैं तो डर रही थी कि तुम्हारी सहेलियों को पता नहीं पसंद आएगा भी कि नहीं। पसंद क्यों नहीं आएगा, चटोरी हैं सब की सब। दूसरों के यहाँ तो खूब सूंध के खाएंगी, पर इनके यहाँ जाओ तो बस चाय और बिस्कुट पकड़ा देती हैं। वे तो आवाक रह गईं। घर आए मेहमानों के लिए कोई इस तरह कहता है? सुषमा होती तो वे उसे डपट देती, पर अब बहू से क्या कहें। क्या यह लड़की सचमुच नहीं जानती कि दूसरों को खिलाकर कैसी तृप्ति मिलती है? क्या इसे पता नहीं है कि रसोई के खाली बर्तन गृहिणी के मन को खुशी से भर देते हैं? क्या अतिथि सत्कार अब मात्र एक औपचारिकता ही रह गई है? क्या महंगाई सचमुच इतनी बढ़ गई है कि हमारे मन सिकुड़ने लगे हैं? प्रश्नों की उस भीड़ में एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई। उन्हें मानना पड़ा कि बहुएं अपने साथ केवल दान दहेज ही नहीं लाती, अपने संस्कार भी लाती हैं, और वे संस्कार नए घर में भी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगते हैं। सुषमा ने इस बार भी संतरों की सौगात भेजी है। उसके यहाँ बड़े बड़े बगीचे हैं। आम, अमरूद और संतरे अपने अपने मौसम में खूब फलते हैं। संतरा तो साल में 2 बार आता है। सुषमा भी माँ के पास, भाई के पास हर मौसम के फल भेजती है। जब राजपुर में थी तो वे सारे मोहल्ले में सुषमा के बगीचे का मेवा बांटती थी, स्टाफ को भी खिलाती थी। सभी लोग सुषमा को खूब असीसते थे। उनसे भी कहते थे, बहन जी बड़ी भागों वाली हो आप, लड़की को बड़ा अच्छा घर वर मिला है, और जैसा बड़ा घर है वैसा ही बड़ा दिल भी है उसका। वे सुनती और उनकी छाती चौड़ी हो जाती। इस बार तो सुषमा की सौगात से उन्हें कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई थी। इस घर में आने के बाद से पहली बार लगा कि वे अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हैं। उन्हें नेहा का मुंह जोहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने प्लास्टिक की सुंदर टोकरियों में सजाकर अड़ोस पड़ोस के घरों में संतरे पहुंचाए। रामबाई के लिए एक पैकेट अलग से रख दिया। समीर के ड्राइवर को भी वे नहीं भूलीं। मंदिर जाते समय एक पैकेट शर्मा जी के लिए भी लेती गईं। उनसे कहा, हमारी बिटिया के बाग के हैं, हमारी ओर से अपने राधा गोविंद जी को अर्पण कर दीजिएगा। उस सरल वैष्णवी ने पैकेट माथे से छुआकर रख लिया। वे जानती हैं कि जब तक भोग नहीं लगा लेंगी शर्माइन एक फाँक भी मुंह में नहीं देंगी। रात बिस्तर पर लेटी तो मन बड़ा प्रसन्न था। बरसों की आदत थी उनकी, हमेशा दोनों हाथों से लुटाती ही रही थी। अपना ज्ञान, अपना प्यार, कुछ भी तो उन्होंने सेंध कर नहीं रखा। यहाँ आकर सब कुछ थम गया था। बड़ी घुटन सी होती थी। आज मन जैसे एकदम हल्का हो आया। सुनिए, जरा अमरावती का कोड तो बताइए, सुषमा को फ़ोन करना है। वे एकदम उठ बैठी। नेहा सुषमा को फ़ोन लगा रही है। चलो अच्छा है, वे भी 2 बातें कर लेंगी, बच्चों के हाल चाल पूछ लेंगी। वे चलकर दरवाजे तक गईं भी, पर वापस लौट आईं। नेहा क्या सोचेगी कि मम्मी इधर ही कान दिए रहती हैं। समीर तो उन्हें खुद ही आवाज़ दे लेता है, फिर इतनी बेसब्री क्यों? वे सावधान की मुद्रा में पलंग की पाटी पर ही बैठ गईं। समीर जैसे ही बुलाएगा वे फट से चल देंगी। उधर फ़ोन पर नेहा शुरू हो गई थी। दीदी, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ, यहाँ सब ठीक है, मम्मी जी भी बिल्कुल ठीक हैं, रोज़ घूमने जाती हैं। मैंने कहा आपको धन्यवाद तो दे दूँ। अरे भाई, आपके संतरों के लिए, आपके बगीचे के हैं ना, तो आपकी तरह ही मीठे होंगे। अरे अभी कहाँ चखे हैं, ज़रा कॉलोनी वालों का राउंड पूरा हो जाए, बच जाएंगे तो हम भी चख लेंगे। इससे आगे वे सुन न सकी। दोनों हाथों में सिर थामकर बिस्तर में धंस गईं। आंसुओं का एक सैलाब सा पलकों में उमड़ आया।
आस्थाओं के टूटने का दर्द क्या होता है, इसे उन्होंने नए सिरे से महसूस किया। सोचा, काश वे भी शर्माइन की तरह अनपढ़ और गंवार होती तो वे भी उनकी तरह हिलक हिलक कर रो लेती। पर वे जानती हैं कि वे रोएंगी नहीं। इस बार भी अपनी पीड़ा का समुद्र चुपचाप पी जाएंगी। अपनी टूटन किसी पर जाहिर नहीं होने देंगी। ये छोटे छोटे दुख उनके भीतर इसी तरह रिश्ते रहेंगे और उनके साथ ही छार होती रहेगी उनकी जिजीविषा। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।